हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो, ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए बना रही हूँ। जो आपका चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 में से आपके एग्जाम में 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं उन क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मोनिका हैज बीन डायग्नोज्ड विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। मोनिका को डायग्नोज किया गया है कि उसे जीएडी की प्रॉब्लम है। जीएडी होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आपको एक्सप्लेन क्या करना है, आपको ये डिसऑर्डर का डेवलपमेंट दिखाना है थ्रू डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। देखो, जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है डिफेक्ट। एब्रेशन का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी, यानी हमारी बॉडी में जो भी डिफेक्ट है, जो भी एबनॉर्मलिटी है, वो इनहेरिटेड है, यानी वो हमें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं। तो जब पर्सन को कोई डिसऑर्डर होता है तो उसमें सबसे पहली स्टेप तो ये होती है कि उस पर्सन के अंदर बायोलॉजिकल एब्रेशन है, यानी जो डिफेक्ट है वो उसे इनहेरिट हुआ है उसके पेरेंट्स से। दूसरा पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी, इसका दूसरा मतलब आप लिख सकते हो सेंसिटिविटी, यानी वो पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, उसको इजीली हर्ट किया जा सकता है इमोशनली और मेंटली, यानी उस पर्सन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और तीसरा पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर। पैथोजेनिक स्ट्रेसर होता है अगर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर आ जाता है तो वो पर्सन हाई रिस्क पर होता है, यानी उस पर्सन के अंदर डिसऑर्डर के डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोनिका की। मोनिका को हमें दिखाना है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल के थ्रू कि किस तरह से उसके अंदर जीएडी का डेवलपमेंट होता है। तो देखो, मोनिका हैज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप डिसऑर्डर। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है टेंडेंसी, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रवृत्ति, यानी उसकी जो जेनेटिक प्रवृत्ति है डिसऑर्डर डेवलप करने की, वो उसे इनहेरिट हुई है उसके पेरेंट्स से। वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है डिसऑर्डर को डेवलप करने में। ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर जीएडी मे गेट ट्रिगर्ड। और अगर उसकी लाइफ में कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर आता है, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे जीएडी डेवलप हो, तो उसकी लाइफ में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है, वो हाई रिस्क पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में सोमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में एंजाइटी का मतलब होता है वरी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर का। सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स। देखो, यहाँ पर पर्सन को हमेशा
बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता, किसी तरह की कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होती। जैसे कोई पेन हो गया, वीकनेस हो गई, तो ये जो बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स है, इनके पीछे कोई सीरियस मेडिकल इलनेस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स है। पर्सन हमेशा इन सिम्टम्स को लेकर के वरीड होता है। दूसरी तरफ जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन हैविंग परसिस्टेंट वरी अबाउट डेवलपिंग सीरियस इलनेस। यहाँ पर किसी तरह के कोई बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी फिजिकल सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन परसिस्टेंट वरी होती है। यहाँ एक एंजाइटी होती है कि कहीं उसे कोई सीरियस इलनेस डेवलप ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी डेवलप ना हो जाए। इस वजह से पर्सन हमेशा चिंतित होता है, एंग्शियस होता है, वरीड होता है। सेकेंड पॉइंट इज ओवरली प्री ऑक्यूपाइड विद देयर सिम्टम्स। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बेचैन होना, वो हमेशा परेशान रहता है, बेचैन रहता है। जो भी उसके बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स है, उन्हें लेकर वो हमेशा परेशान रहता है। और जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें ओवरली प्री ऑक्यूपाइड अबाउट अनडायग्नोज्ड डिजीज। यहाँ पर जो डिजीज अनडायग्नोज्ड है, यानी जिस बीमारी के बारे में किसी तरह का कोई डायग्नोसिस भी नहीं हुआ है, उसे लेकर वो हमेशा प्री ऑक्यूपाइड होता है, वो हमेशा बेचैन होता है कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, जैसे कोई हार्ट की बीमारी ना हो जाए, कोई ब्रेन की बीमारी ना हो जाए। तो इस तरह से वो हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है। थर्ड पॉइंट इज फिजिकल कंप्लेंट एंड फ्रीक्वेंट विजिट टू डॉक्टर्स। देखो, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन हमेशा फिजिकल कंप्लेंट्स करता रहता है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे फटीग हो रही है। हमेशा वो डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंट विजिट करता है, बार बार डॉक्टर के पास जाकर वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बीमारी के पीछे किसी तरह की कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होती है, फिर भी वो हमेशा वरीड होता है उस सिंपल बॉडी रिलेटेड सिम्टम के लिए। उसकी हमेशा फिजिकल कंप्लेंट होती है और फ्रीक्वेंट विजिट होती है डॉक्टर्स के पास। और जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें एंजाइटी इज द मेन कंसर्न। यहाँ पर पर्सन हमेशा एंग्शियस रहता है, वरीड रहता है अबाउट डेवलपिंग सीरियस इलनेस। तो ये तीन डिस्टिंक्शन के मेन पॉइंट है, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द 4 Ds रिलेटेड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। देखो, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन किसी भी डेफिनेशन को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिला। लेकिन ज्यादातर डेफिनेशन में 4 Ds है, यानी जो 4 कॉमन फीचर हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये क्या 4 Ds हैं, क्या 4 कॉमन फीचर हैं जो हर डेफिनेशन में है? वो है डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनल एंड डेंजर। डेविएंस का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है तो वो अनयूजुअल होता है, यानी असाधारण होता है, एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा होता है, बिजार होता है। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो वो बिहेवियर होता है डेविएंस। सेकेंड आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में वो बिहेवियर होता है जो अनप्लेजेंट होता है, अपसेटिंग बिहेवियर टू द पर्सन एंड टू अदर्स। ऐसा बिहेवियर जो खुद के लिए भी अनप्लेजेंट हो, अपसेटिंग हो और दूसरों के लिए भी, वो होता है डिस्ट्रेस। तीसरा है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल में इंटरफियरिंग विद पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। देखो, इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कैपेबल नहीं है कि डेली एक्टिविटीज को वो हैंडल कर पाएगा, तो इस तरह का बिहेवियर होता है डिसफंक्शनल बिहेवियर। और चौथा है डेंजर, डेंजरस टू पर्सन एंड अदर्स। ऐसा बिहेवियर जो खुद के लिए भी डेंजरस हो और दूसरों के लिए भी डेंजरस हो, तो ये होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। तो जो ये 4 Ds हैं, ये हर एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन में कॉमन कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
ऑब्सेशन एंड कंपल्जन। ऑब्सेशन रिलेटेड है थॉट प्रोसेस से और कंपल्जन रिलेटेड है एक्शन प्रोसेस से। देखो ऑब्सेशन में क्या होता है, ऑब्सेशन इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप अ पर्टिकुलर थॉट, आइडिया और टॉपिक। पर्सन ऑफन फाइंड्स दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट एंड शेमफुल, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल थॉट्स। देखो ऑब्सेशन में क्या होता है कि पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स आती हैं, कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं, गलत होते हैं, फिजूल के होते हैं, जिन्हें वो सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन वो बार बार उसके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें वो स्टॉप नहीं कर सकता। पर्सन ऑफन फाइंड्स दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट। ये जो थॉट्स आते हैं वो अनप्लेजेंट होते हैं, शेमफुल होते हैं, जैसे उसके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरह की थॉट से वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है, शेमफुल फील करता है, लेकिन चाहकर भी वो उन थॉट्स को रोक नहीं पाता। तो इस डिसऑर्डर का नाम है ऑब्सेशन। दूसरा है कंपल्जन। कंपल्जन में क्या होता है, कंपल्जन इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप रिपीटिंग द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग हैंड्स कंटिन्यूअसली, चेकिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। देखो कंपल्जन में क्या होता है कि पर्सन एक ही तरह का काम बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे उसे पता है उसके हाथ साफ है, लेकिन बार बार वो अपने हाथ धोता है। अगर वो घर से बाहर जाता है तो वापस आकर वो चेक करता है कि मैंने डोर लॉक किया कि नहीं, मैंने गैस बंद की कि नहीं, फैन स्विच ऑफ किए कि नहीं। तो इस तरह से वो बार बार चेक करता है, बार बार वो काउंटिंग करता है। तो इस तरह की हैबिट उस पर्सन को होती है जिसे कंपल्जन डिसऑर्डर होता है। वो चाहकर भी अपनी हैबिट को छोड़ नहीं सकता और उसे पता है कि ये सब यूजलेस है, लेकिन वो अनेबल है इन चीजों को रोकने में। क्लियर? Next question is, how do you think DSM-5 and ICD-10 help mental health professionals to understand disorder? देखो ये दो मैनुअल तैयार किए गए थे डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला था DSM-5 और दूसरा था ICD-10। DSM-5 इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और दूसरा है ICD-10, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये दो मैनुअल तैयार किए गए थे, ये बताते थे कि पर्सन को डिसऑर्डर है कि नहीं है। इन दोनों मैनुअल में डिसऑर्डर से रिलेटेड फीचर्स एनलिस्ट किए गए थे। तो मैं आपको बता रही हूँ पहले DSM-5 के बारे में। DSM-5 हैव क्राइटेरिया दैट इंडिकेट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर। इट इज गिवन बाय APA। APA की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। देखो DSM-5 ये ऐसा क्राइटेरिया रखता है जो ये बताता है कि पर्सन को डिसऑर्डर है कि नहीं है। DSM-5 ये मैनुअल साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की हेल्प करता है कि पर्सन के डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर पाए कि उसे डिसऑर्डर है कि नहीं है। अगर उसे डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो उसे उस डिसऑर्डर के सारे सिम्टम्स यहाँ एनलिस्टेड होंगे। नेक्स्ट है ICD-10। ICD-10 was prepared by WHO। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर ईच डिसऑर्डर देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स एसोसिएटेड विद डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस। देखो जो ICD-10 मैनुअल तैयार किया था, ये तैयार किया था WHO ने। इस मैनुअल में क्या था कि हर डिसऑर्डर का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि उससे रिलेटेड कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं, कौन कौन से उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, और उससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस भी इस मैनुअल में एनलिस्ट की गई थी। तो इन दोनों की हेल्प से जो साइकेट्रिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो ये क्लासिफाई कर सकते थे कि पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर है, क्योंकि हर डिसऑर्डर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए गए थे उनके फीचर्स और सिम्टम्स से रिलेटेड।
Clear? Next question is, what are hallucinations and delusion? Give examples. देखो, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन ये दोनों पॉजिटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया के। तो क्या होता है डिल्यूजन? डिल्यूजन्स आर फॉल्स बिलीफ that are firmly held on inadequate ground, for example spied on, slandered. देखो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, ऐसी थॉट्स आते हैं, ऐसे आइडियाज आते हैं जो सच नहीं होते, जो फॉल्स होते हैं, किसी भी ग्राउंड पर वो एडिक्वेट नहीं होते हैं। यानी कोई भी उन विचारों के पीछे वास्तविकता नहीं होती है, लेकिन पर्सन उन विचारों को सच मानता है, वो भ्रम में जीना शुरू कर देता है। जैसे वो कहता है स्पाइड ऑन कि मेरे पीछे कोई साजिश कर रहा है मुझे मारने की, स्लैंडर्ड मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरी मानहानि की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो डिल्यूजन में जीना शुरू कर देता है। दूसरा होता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है? दे आर परसेप्शंस विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल सीइंग पीपल, हियरिंग वॉइसेस, स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड स्टमक। इसमें क्या होता है कि इंसान का जो परसेप्शन होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज होता है। उसे एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती है, लेकिन पर्सन उस चीज के लिए स्टबर्न रहता है, जिद करता है कि नहीं ये चीज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब उस पर्सन को हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम है। जैसे वो कहता है कि मुझे कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो कहता है मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे वो कहता है कि मेरे स्टमक में ऐसा लगता है जैसे स्नेक क्रोलिंग कर रहे हो, तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है हेल्यूसिनेशन। उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, वो ऐसी चीजों को सच मानने लग जाता है जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं होती, जिनका एनवायरनमेंट में कोई प्रेजेंस ही नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिसोसिएटिव एमनीजिया एंड डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव एमनीजिया में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। People can no longer recall specific people, specific places and specific events. देखो डिसोसिएटिव एमनीजिया में क्या होता है कि पर्सन की एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी का लॉस हो जाता है। यानी पर्सन सब चीजों को नहीं भूलता है, कुछ सेलेक्टिव चीजों को भूलता है और वो पूरी तरह से उन्हें भूल जाता है। विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। ऑर्गेनिक कॉज का मतलब होता है जैसे विदाउट एनी हेड इंजरी, उसको किसी तरह की कोई हेड इंजरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो चीजों को भूल जाता है। इसमें पर्सन कुछ स्पेसिफिक लोगों को, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को और स्पेसिफिक इवेंट्स को भूल जाते हैं। जैसे उसके कुछ फ्रेंड उससे मिलने आते हैं, वो उनको भूल चुका है, वो कहता है कौन हो, क्यों आए हो, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। जैसे कुछ जगह वो भूल चुका है, वो पहले वहां विजिट करके आया था लेकिन अब उस जगह के बारे में भूल गया है। जैसे वो मसूरी जाके आया था लेकिन अब मसूरी के बारे में वो कंप्लीटली अननोन है कि मसूरी कौन सी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं। वो किसी इवेंट में गया था, किसी की शादी में गया था, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैं उसकी शादी में गया था। तो इस तरह से वो कुछ लोगों को, कुछ प्लेसेस को और कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को टोटली भूल जाता है। तो ये होता है डिसोसिएटिव एमनीजिया डिसऑर्डर। दूसरा आता है डिसोसिएटिव फ्यूग। इसमें क्या होता है? इट इज अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम और workplace, assuming new identity, forgetting the old one. Person may wake up any time with no memory during fugue period. देखो डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होता है कि पर्सन अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल करता है अपने फेमिलियर प्लेस से, वो घर भी हो सकता है और
वर्क प्लेस भी हो सकता है, यानी वो बिना किसी को बताए घर से चला जाता है या वो जहाँ काम करने जाता है वहां से अचानक गायब हो जाता है। जब वो नई जगह जाता है तो वो वहां पर अपनी एक नई पहचान बनाता है, यानी अपना नया नाम रखता है, नया काम शुरू कर देता है, नए लोगों से पहचान शुरू कर देता है, उनसे दोस्ती शुरू कर देता है और जो उसकी पुरानी आइडेंटिटी थी उसे वो भूल जाता है, यानी पुरानी आइडेंटिटी के बारे में उसे कुछ नहीं पता कि वो कौन है और कहां से आया है। द पर्सन में वेक अप एनी टाइम विद नो मेमोरी ड्यूरिंग फ्यूग। अब देखो, जब पर्सन इस फ्यूग की सिचुएशन से बाहर आता है, वो वेकअप होता है, तो उसे फ्यूग के दौरान क्या हुआ था ये सब नहीं याद होता है, यहाँ उसकी फ्यूग की मेमोरी लॉस हो जाती है। यानी जब वो फ्यूग की सिचुएशन में आया था, डिसोसिएटिव फ्यूग उस पर अटैक कर रहा था, वो नई जगह गया था, नए लोगों से दोस्ती की थी, नई उसने जॉब ली थी, तो ये सारी चीजें वो भूल गया जब उसकी पुरानी मेमोरी वापस आती है। तो डिसोसिएटिव फ्यूग में यही होता है कि पर्सन की अचानक मेमोरी लॉस हो जाती है कुछ टाइम के लिए। वो घर से चला जाता है, जहां वो जाता है वो नई आइडेंटिटी डेवलप करता है और पुरानी आइडेंटिटी को वो भूल जाता है। और जब वो फ्यूग की सिचुएशन से बाहर निकलता है तो फ्यूग के दौरान उसके साथ क्या हुआ था, क्या उसका नाम था, कौन उसके दोस्त थे, क्या वो काम करता था, ये सब वो भूल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंडक्ट डिसऑर्डर? Conduct disorder means antisocial behavior. It refers to is inappropriate action and attitudes that violate family expectations, societal norms, and personal or property of others. Aggressive action that cause harm to people and animals. Non-aggressive conduct that cause property damage, deceitful or theft. देखो, कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो एंटी सोशल है, यानी सोसाइटी की नॉर्म्स को जो वायलेट करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करता है, सोसाइटी में एंटी सोशल एक्टिविटी जनरेट करता है, वो होता है कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि पर्सन का एज इन एप्रोप्रिएट एक्शन और एटीट्यूड हो जाता है, वो हमेशा फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करता है, ब्रेक करता है, यानी जो फैमिली के लोग उससे चाहते हैं उसके बिल्कुल वो अपोजिट होता है। सोसाइटल नॉर्म्स को वो ब्रेक करता है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो वायलेट करता है, पर्सनल प्रॉपर्टी और दूसरों की प्रॉपर्टी को वो डैमेज करता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है। वो क्या करता है कि लोगों को हार्म पहुंचाता है और एनिमल्स को हर्ट करता है, मतलब लोगों के साथ मारपीट करता है, जानवरों को चोट पहुंचाता है। ये होते हैं उसके एग्रेसिव एक्शंस। और नॉन एग्रेसिव एक्शन में आते हैं जैसे वो चोरी करता है, धोखा देता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को हथिया लेता है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करता है। तो ये होता है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में पर्सन का ऐसा बिहेवियर होता है जो सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज इंडल्ज करता है, वो एग्रेसिव नेचर का होता है, वो लोगों को हार्म पहुंचाता है, एनिमल्स को हार्म पहुंचाता है, लोगों के साथ धोखा करता है, चोरी करता है और उनके साथ धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लेता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब 2 टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। देखो, वैसे तो ईटिंग डिसऑर्डर की 3 टाइप है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही टाइप पूछी है, तो मैं आपको 2 टाइप बता रही हूँ। पहली है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरी है बुलिमिया नर्वोसा। देखो, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल हैज डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज ऑफ हिमसेल्फ एंड सीज हिमसेल्फ एज ओवरवेट. He starts starving himself and exercises regularly to reduce weight. देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि इंडिविजुअल को अपनी बॉडी बहुत ज्यादा अगली लगती है, डिस्टॉर्टेड लगती है। वो सोचता है
कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया हूँ, फैट हो गया हूँ, तो वो क्या करता है, भूखा रहना शुरू कर देता है, वो स्टार्विंग शुरू कर देता है, उसे भूख लगती है लेकिन वो खाना नहीं खाता। वो डेली एक्सरसाइज करता है ताकि वो वेट को रिड्यूस कर सके। तो इस डिसऑर्डर का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्योंकि उसे भूख लगने पर भी वो खाना नहीं खाता है, उसमें वीकनेस आ जाती है और पर्सन बिल्कुल स्केलेटन जैसा हो जाता है। नेक्स्ट आता है बुलिमिया नर्वोसा। In this disorder, the person may overeat and then purge his body by forced vomiting, laxatives, diuretics, which can harm digestive system. देखो बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पर्सन ओवर ईटिंग करता है, वो खाना तो ज्यादा खाता है लेकिन उस खाने को, जो एक्सेसिव खाना उसने खाया है, अपनी बॉडी से निकाल देता है। कैसे निकालता है, वो जबरदस्ती वॉमिटिंग करता है या फिर वो ऐसी टेबलेट लेता है जैसे लैक्सेटिव्स है, डायूरेटिक्स है, जो लूज मोशन जनरेट करती है। तो इससे वो जो उसने ओवर ईटिंग की थी वो एक्सेसिव ईटिंग को बाहर निकाल देता है, लेकिन इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस बीमारी का नाम है बुलिमिया नर्वोसा। तो दोनों ही डिसऑर्डर पर्सन के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो पर्सन खाना खाता ही नहीं है, वो मोटा नहीं होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल स्लिम रहूं, वो स्केलेटन की तरह से बन जाता है। और जो बुलिमिया नर्वोसा है, इसमें ओवर ईटिंग तो पर्सन करता है लेकिन वोमिटिंग के थ्रू, दूसरा लूज मोशन की टैबलेट लेकर के वो एक्सेसिव फूड को बाहर निकाल देता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन इज, what is the difference between substance dependence and substance abuse? Substance dependence refers to intense craving for the substance. He has to take more and more substance for desired effect. And if he does not take it, he shows withdrawal effects. देखो सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस ड्रग्स होती हैं, जैसे कोकेन है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, अफीम है, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है, इंटेंस क्रेविंग होती है, क्रेविंग होती है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसे आप हिंदी में कहते हैं तलब। For the substance, he has to take more and more substance for desired effect. देखो सब्सटेंस डिपेंडेंस का मतलब होता है कि पर्सन को उस सब्सटेंस के लिए एक तलब उठती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, लालसा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस को यूज करे डिजायर्ड इफेक्ट के लिए, यानी उसे ज्यादा सब्सटेंस यूज करने से एक ग्रेट सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अगर if he does not take it, he shows withdrawal effects. और अगर उसको वो ड्रग नहीं मिलती है, जिस चीज का वो एडिक्टेड है, उसे वो चीज नहीं मिलती है, वो उसे कंज्यूम नहीं करता है, तो उसे विड्रोवल इफेक्ट्स आते हैं। विड्रोवल इफेक्ट्स में क्या होगा, जैसे उसे डिप्रेशन होता है, उसे फटीग होती है, उसे स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं जब वो इस चीज को छोड़ना चाहता है, जिस सब्सटेंस को वो कंज्यूम कर रहा था, अगर इस चीज को वो छोड़ना चाहेगा तो अब वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस सब्सटेंस पर अब वो डिपेंड हो गया है, ये उसकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट बन गई है। इसे हम कहते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस। दूसरा होता है सब्सटेंस एब्यूज। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू एक्सट्रीम यूज ऑफ सब्सटेंस। जब इन सब्सटेंसेस का, जो ड्रग्स है, इनको ये एक्सटेंसिवली यूज करने लग जाता है तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे उसके घर में लड़ाई होती है, उसकी नौकरी छूट जाती है ना, सोसाइटी में उसके इंटरपर्सनल रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज।
समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है कि पर्सन टोटली उस सब्सटेंस पर डिपेंड हो जाता है, यानी उसकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट हो जाती है, अब उसे उस सब्सटेंस की तलब उठती है, क्रेविंग होती है कि वो सब्सटेंस उसे चाहिए ही चाहिए। अगर वो छोड़ना चाहेगा तो उसको विड्रॉल इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। और सब्सटेंस अब्यूज में क्या होता है कि पर्सन एक्सेसिव कंजम्पशन शुरू कर देता है सब्सटेंसेस का, जिसके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। उसकी फैमिली ब्रेक हो जाती है, सोसाइटी में इंटरपर्सनल रिलेशन खराब हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है और वो टोटली स्पॉइल हो जाता है। क्लियर? तो ये था डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस डिपेंडेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चैप्टर में से। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।